चेंज का रेट ऑफ चेंज बता रहा है। तो व्हाट इज दिस कि रेट ऑफ चेंज का रेट ऑफ चेंज क्या है? तो मतलब पहला ऑर्डर जो है वो आपको ये बता सकता है कि स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, यानी कि रिलेशनशिप कैसा है, इनवर्स है, डायरेक्ट है, ये बता सकता है। अब ये रिलेशनशिप किस मूव कर रहा है, यानी कि जो स्लोप है वो नेगेटिव तो है, ठीक है, या पॉजिटिव तो है, बट वो कैसा पॉजिटिव है या कैसा नेगेटिव है, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन बता रहा होता है। तो आप ये लिख सकते हैं कि सेकंड ऑर्डर क्या बता रहा है, रेट ऑफ चेंज का रेट बता रहा है, इसका रेट क्या है, ये किस रेट पे चेंज हो रहा है, यानी स्लोप जो है वो आपका कैसे बदल रहा है। बिकॉज अगर आप ये कह रहे हैं कि नेगेटिव स्लोप है या पॉजिटिव स्लोप है, अनलेस एंड अनटिल आप किसी स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हो, अगर आप कर्व की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि कर्व के हर एक पॉइंट पर स्लोप बदल जाएगा। तो जैसे जैसे आप आगे प्रोसीड कर रहे हैं, जैसे जैसे आप एक्स एक्सिस पे आगे बढ़ रहे हैं, आपका स्लोप कैसे बदल रहा है, नेगेटिव तो है, ठीक है, लेकिन तेजी से नेगेटिव हो रहा है या धीरे धीरे नेगेटिव हो रहा है, या अगर पॉजिटिव है तो तेजी से पॉजिटिव हो रहा है या धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहा है, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको सेकेंड ऑर्डर से पता चलती है। तो जब आपसे नेचर ऑफ कर्व्स के बारे में पूछता है, तो जब तक आपके सामने डायग्राम है आप बहुत इजीली बता सकते हैं कि नेगेटिव स्लोप का डायग्राम है या पॉजिटिव स्लोप का डायग्राम है, या नेगेटिव पॉजिटिव में भी कैसा है, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, जिसको हम लोग अवतल और उत्तल कहते हैं, वो है, आप देख के बता सकते हैं। बट जब आपको डायग्राम नहीं दिया है, आपको फंक्शन दिया है, आपको पता है हर एक कर्व का आपका एक फंक्शन होगा, फंक्शनल रिलेशनशिप है क्योंकि वो, तो फंक्शन होगा, आपको फंक्शन दिया हुआ है और आपको से इंटरप्रेट करना है कि कर्व का नेचर क्या है। उस केस में आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर की कंडीशंस क्या है, जिसके थ्रू आप ये बता सकें कि इस पर्टिकुलर फंक्शन को जब आप प्लॉट करेंगे कर्व के फॉर्म में तो ये कैसा दिखेगा। ठीक है, तो उस पर्सपेक्टिव से हमारे लिए फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर कंडीशन इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे मान लीजिए आप सपोज करते हैं कि हमारा जो हम जो कर्व का रिलेशनशिप देखना चाहते हैं वो जो दो वेरिएबल्स हैं वो y और x हैं, ठीक है, और आपका फंक्शन y इज द फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में है। तो जब आप इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करते हैं जिसको आप dy बाई डी एक्स लिखते हैं, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि इसको हम f डैश से दिखा सकते हैं। जब हमने इसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन किया d2y बाई डी एक्स टू लिखा उसको, तो हम इसे f डबल डैश से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम जब आप लोग के साथ डिस्कशन कर रहे होंगे फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर का, तो हम f डैश और f डबल डैश की टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। तो आप समझ जाइएगा, फिर f डैश का मतलब dy बाई डी एक्स है, f डबल डैश का मतलब d2y बाई डी एक्स टू है। ठीक है, और ये दोनों जो आ रहे हैं ये किस फंक्शन से आ रहे हैं, y इज द फंक्शन ऑफ x से आ रहे हैं। तो जहां पर आपको देख के समझ में आ रहा है कि जो y है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, आश्रित चर है, और जो आपका x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्वतंत्र चर है। और हम लोग यूजुअली हम इस डिबेट में नहीं जा रहे कि हम एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं या वाई एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, बट यूजुअली हम लोग जब इकोनॉमिक्स में ये टर्मिनोलॉजी फॉलो कर रहे हैं तो हम एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को दिखा रहे होते हैं। ठीक है, यूजुअली तो आप लोग जब भी फंक्शनल रिलेशनशिप में दो वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अनलेस एंड अनटिल आप कोई एक्सेप्शनल केस पढ़ रहे हो, जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आप एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे और जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपका वाई एक्सिस पे दिखेगा। ठीक है, तो आप कुछ कंडीशंस पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम कंडीशंस डिफाइन करेंगे। अब सपोज करिए आपकी कितनी कंडीशंस हो सकती हैं अगर हम कर्व के नेचर की बात कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की बात नहीं कर रहे हैं, हम नेचर ऑफ कर्व्स में जब पढ़ रहे हैं, आप पहले तरह से जब आप पहला डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो आप स्लोप कैसा कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि स्लोप या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है और या तो जीरो हो सकता है। ठीक है, तो अभी जीरो वाले को नहीं डिस्कस करते हैं, अभी कर लेंगे आगे, अभी पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करते हैं। तो अगर पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है किसी पर्टिकुलर फंक्शन को का स्लोप जब आप उसको प्लॉट करें, तो आपको जो कर्व है वो कई नेचर के मिल सकते हैं। अगर पॉजिटिव है हो सकता है वो कर्व ना हो, वो एक स्ट्रेट लाइन हो ऐसी। अगर नेगेटिव है तो हो सकता है वो ऐसी एक लाइन हो।
जहां पर आप इधर y ले रहे हैं, इधर आप x ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जब आप स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे होंगे तब आपका वो कर्व नहीं है, तो थ्रू आउट द लाइन जो आपका स्लोप है वो कांस्टेंट रहेगा। तो उस केस में हमारे लिए सेकंड ऑर्डर कंडीशन का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज सेकंड ऑर्डर कंडीशन तो क्या बता रही थी, सेकंड ऑर्डर कंडीशन बता रही थी कि फर्स्ट ऑर्डर से जो आपका डेरिवेटिव आया है उसका रेट ऑफ चेंज क्या है। बट हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसका रेट ऑफ चेंज 0 हो जाएगा सेकंड ऑर्डर में, अगर वो स्ट्रेट लाइन है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। तो हम लोग जब फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर की बात करते हैं तो यूजुअली इन दोनों केसेस की बात नहीं डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसमें आप क्या कहेंगे, अगर आप इसके लिए दोनों कंडीशंस लिखें, तो अगर आप इस वाले के लिए लिखें तो आप क्या लिखेंगे कि पहली कंडीशन आपकी ग्रेटर देन 0 होगी, बिकॉज आप कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव स्लोपिंग कर्व है। और सेकंड ऑर्डर कंडीशन इस केस में क्या होगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज कुछ है ही नहीं, स्लोप आपका कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपका 0 होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आप पॉजिटिव या नेगेटिव दो तरह के स्लोप की बात कर रहे हैं और आपको केस ए या बी में से कोई मिलता है, तो अगर पॉजिटिव है तो आपको पता है पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए स्लोप को, तो आप पहला ऑर्डर तो आपने लिख दिया कि एफ डैश आपकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए। बट इन दैट केस अगर आपका स्ट्रेट लाइन है तो आपकी सेकंड ऑर्डर कंडीशन इक्वल टू 0 हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप केस बी की बात कर रहे हैं जहां पे आप नेगेटिव स्लोप दिखा रहे हैं, तो आपकी जो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है वो लेस देन 0 होगी, लेकिन सेकंड ऑर्डर कंडीशन इस केस में भी 0 के बराबर होगी, क्योंकि आपका जो रेट ऑफ चेंज है वो कांस्टेंट है, अब नेगेटिव है बट कांस्टेंट है। तो ये आपका केस यूजुअली हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कर्व्स की बात कर रहे होते हैं। इन एनी केस अगर ये दोनों कंडीशंस भी आती हैं, आपसे क्वेश्चन में पूछता है, तो आप बता सकते हैं कि ये क्या दिखा रही है। अगर ये कंडीशन दोनों देता है तो आप बता सकते हैं कि ये पॉजिटिव स्ट्रेट लाइन को दिखा रहा है, या अगर आपको ये दोनों कंडीशन देता है तो आप कह सकते हैं कि ये एक नेगेटिव स्ट्रेट लाइन को दिखा रहा है, तो वो आप बता सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, पॉजिटिव और नेगेटिव आपके दो तरह के कर्व्स और हो सकते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि y और x के बीच में पॉजिटिव या नेगेटिव रिलेशनशिप है, हमारा जो फंक्शन है y इज अ फंक्शन ऑफ x, इसका हमने डिफरेंशिएशन किया और हमें नेगेटिव या पॉजिटिव दो तरह के रिलेशनशिप मिल गए। बट अब हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, इस तरह की स्ट्रेट लाइन की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर्व्स की बात करेंगे। तो अगर आप पॉजिटिव कर्व की बात करें, कि मान लीजिए सपोज करें कि हम कह रहे हैं रिलेशनशिप हमारा पॉजिटिव आता है, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप आपका ऐसा भी हो सकता है और आपका ऐसा भी हो सकता है। अब दोनों ही रिलेशनशिप पॉजिटिव है, एक के बढ़ने पे दूसरा बढ़ेगा, ये दोनों से ही दिख रहा है। या अगर आप नेगेटिव की बात कर रहे हो तो आपका जो रिलेशनशिप है वो ऐसा भी हो सकता है और वो ऐसा भी हो सकता है, नेगेटिव तो दोनों ही है। तो डिफरेंस क्या, पॉजिटिव का मतलब है कि जब आप एक वेरिएबल आप जब बढ़ाएं तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़े। नेगेटिव का मतलब है जब आप एक वेरिएबल को बढ़ाएं तो दूसरा कम हो, या वाइस वर्सा। ठीक है, लेकिन आपको केसेस ये चार मिल सकते हैं। तो अगर हम नंबरिंग कर देते हैं, मान लीजिए ये आपके चार केसेस हैं, ऊपर के दो केसेस आपके पॉजिटिव दिखा रहे हैं, नीचे के दो केसेस आपके नेगेटिव उसको दिखा रहे हैं। तो ऊपर वाले के लिए अगर आप फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लिखते हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन दोनों ही केस में ग्रेटर देन 0 होगी, बिकॉज आप बात कर रहे हैं पॉजिटिव स्लोपिंग की और वो आपको देख के समझ में आ रहा है कि स्लोप आपका पॉजिटिव है, तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन ग्रेटर देन 0 होगी। सेकंड ऑर्डर कंडीशन कैसे पता चलेगी, सेकंड ऑर्डर कंडीशन को आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, और इसके लिए आप क्या करेंगे, आप लोग कोई भी दो पॉइंट्स ले लीजिए अपने कर्व पे। मान लीजिए पहला पॉइंट हमने कहा ए है और दूसरा पॉइंट हमने कहा बी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले पॉइंट से आप एक टेंजेंट ड्रॉ करिए और उसका एंगल वर्कआउट करिए। मान लीजिए हम इसको कह रहे हैं θ1, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करिए और उसका एंगल वर्कआउट करिए, हमने इसको कहा θ2। और हमेशा आप जो है कंपेयर करेंगे जो आपका लेफ्ट वाला पॉइंट है उसको राइट वाले पॉइंट से, तो आप देखेंगे कि लेफ्ट वाले पॉइंट का जो एंगल है और जो राइट वाले पॉइंट का एंगल है, दोनों में से कौन सा बड़ा है।
अगर हम इसमें आपसे पूछें कि ए पॉइंट पर, ये जो आपका ए पॉइंट था, इस पर मैंने ये वाला एंगल बनाया थीटा 1, थीटा 1 बड़ा है या थीटा 2 बड़ा है? तो आप मुझे क्या बताएंगे कौन सा एंगल बड़ा है? ठीक है, तो थीटा 1 बड़ा है। तो जब भी आप कर्व पर दो पॉइंट्स आप ले रहे हैं, और अगर राइट वाला जो पॉइंट होगा, जैसे हमारे केस में दो पॉइंट्स हैं ए और बी हमारा राइट वाला पॉइंट है, तो अगर राइट वाले पॉइंट का जो एंगल बन रहा है वो पहले वाले पॉइंट से कम है, ठीक है, अगर वो पहले वाले पॉइंट से कम है, इसका मतलब है कि आपका जो कर्व है वो डिक्रीजिंग रेट पे जा रहा है, यानी कि आपकी जो सेकेंड ऑर्डर कंडीशन है वो लेस देन जीरो कहलाएगी। सेकेंड ऑर्डर कंडीशन लेस देन जीरो कब कहलाएगी? जबकि आपका पहला जो एंगल है, सॉरी, जो दूसरे पॉइंट का एंगल है वो पहले वाले से कम हो, तब आपकी सेकेंड ऑर्डर कंडीशन लेस देन जीरो कहलाएगी। और इसका मतलब क्या होगा? अगर सेकेंड ऑर्डर कंडीशन लेस देन जीरो है तो इसका मतलब है आप डिक्रीजिंग रेट की बात कर रहे हैं, घटती हुई दर से ये कर्व बढ़ रहा है। इंक्रीजिंग रेट तो आपको समझ में आ गया, सॉरी, इंक्रीजिंग तो समझ में आ गया। ये दोनों कर्व आपके क्या थे? पॉजिटिवली स्लोपिंग थे, ठीक है। ये 1 और 2 का जो मैंने केस लिख रखा है, ये दोनों कर्व आपके पॉजिटिवली स्लोपिंग थे। पॉजिटिवली स्लोपिंग का मतलब क्या है? कर्व ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो यानी इंक्रीज कर रहा है कर्व। तो ठीक है, आपने कह दिया कर्व इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन किस दर से बढ़ रहा है? इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है या डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है? यानी कि बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है या घटती हुई दर से बढ़ रहा है? ये कैसे पता चलेगा आपको? ये सेकंड ऑर्डर कंडीशन से पता चलेगा। इसके लिए आपको क्या करना है? कर्व पे कोई भी दो पॉइंट लेने हैं, उन दो पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करिए, टेंजेंट का एंगल निकालिए। मैंने ए पॉइंट लिया था, बी पॉइंट लिया था, मैंने ए पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करके उसका एंगल बनाया, फिर बी पॉइंट पे दूसरा टेंजेंट ड्रॉ करके उसका एंगल बनाया। अगर दूसरे वाले पॉइंट का एंगल पहले वाले से कम है, और दूसरा वाला पॉइंट कौन सा होगा? जो राइट पे होगा, ठीक है। तो अगर दूसरे वाले पॉइंट का एंगल पहले वाले से कम है, दैट मीन्स आपकी जो सेकेंड ऑर्डर कंडीशन है वो लेस देन जीरो है। और लेस देन जीरो का क्या मतलब है? कि ये कर्व घटती हुई रेट से बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कर रहा है, ये हमें कैसे पता चला? पहली ऑर्डर कंडीशन से, जो हमें बता रहा था कि ये कर्व पॉजिटिव स्लोप का है। तो अगर मैं इस वाले के लिए इस कर्व के लिए अगर हम आप लोग के कुछ लिखें कि इसका नेचर लिखें, तो हम पहले वाले केस का जो नेचर है वो लिखेंगे, इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। इंक्रीज कर रहा है, ये कैसे पता चल रहा है? क्योंकि पहली ऑर्डर कंडीशन आपकी ग्रेटर देन जीरो है, तो हम कह रहे हैं इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, बढ़ रहा है लेकिन घटती हुई दर से बढ़ रहा है। ये हमें किससे पता चल रहा है? सेकंड ऑर्डर कंडीशन से। तो सेकंड ऑर्डर कंडीशन अगर लेस देन जीरो है तो आप डिक्रीजिंग रेट की बात कर रहे हैं, और अगर ग्रेटर देन जीरो है तो आप इंक्रीजिंग रेट की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से पहली वाली कंडीशन, एफ डैश की कंडीशन अगर ग्रेटर देन जीरो है तो आप पॉजिटिवली स्लोपिंग कर्व की बात कर रहे हैं, यानी इंक्रीजिंग रेट की, इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, ये वाला इंक्रीजिंग। बट किस रेट पे इंक्रीज कर रहा है ये आपको सेकंड ऑर्डर कंडीशन ही बताएगा। आते हैं सेकंड वाले पे। इस पे भी हम लोग कोई दो पॉइंट्स ले लेते हैं, ए एंड बी। तो पॉइंट ए पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, इसका एंगल थीटा 1, और पॉइंट बी पर एक दूसरा टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, इसका एंगल थीटा 2। अब यहाँ पे थीटा 1 जो है एंगल वो कम है थीटा 2 से, और थीटा 2 किसका एंगल है? बी का। हमें इस कर्व का पहली ऑर्डर कंडीशन पता थी कि ग्रेटर देन जीरो है, क्योंकि हमने डिफरेंशिएट किया होगा कर्व को और हमें पॉजिटिव मिला होगा रिस्पॉन्स, तो हमने कहा इट इज अ पॉजिटिवली स्लोपिंग कर्व। हमने सेकंड ऑर्डर कंडीशन चेक किया तो हमने पाया कि जो पॉइंट बी है उसका जो एंगल है थीटा 2, वो ज्यादा है एंगल थीटा 1 से। इसका मतलब है कि जो आपकी सेकंड ऑर्डर कंडीशन है वो आपकी देन जीरो कहलाएगी। ग्रेटर देन जीरो कब कहलाएगी सेकंड ऑर्डर कंडीशन? जब आपके सेकंड पॉइंट का जो पहले वाले एंगल से ज्यादा हो। सेकंड पॉइंट बी था, बी का एंगल था थीटा 2, एंड थीटा 2 आपका थीटा 1 से बड़ा है, तो आप कह रहे हैं कि सेकंड ऑर्डर कंडीशन ग्रेटर देन जीरो है। एंड सेकंड ऑर्डर कंडीशन ग्रेटर देन जीरो का मतलब है आप बात कर रहे हैं इंक्रीजिंग रेट की, इंक्रीजिंग रेट की बात कर रहे हैं। तो अगर हम पूरा इसका वो लिखें इंटरप्रिटेशन, तो हम क्या लिखेंगे? पहली ऑर्डर कंडीशन भी ग्रेटर देन जीरो है और सेकंड ऑर्डर कंडीशन भी ग्रेटर देन जीरो है, तो हम लिखेंगे इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट।
मतलब कि ये कर्व बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है, पॉजिटिव स्लोपिंग था इसलिए बढ़ रहा था, इंक्रीज कर रहा था। और किस रेट से बढ़ रहा था? बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा था, बिकॉज सेकंड ऑर्डर कंडीशन आपकी ग्रेटर देन 0 है। तो आप ये देखिए कि आपका जब कर्व इस नेचर का है, ऐसा है आपका कर्व, तो आपका इंटरप्रिटेशन ये है, बेस्ड ऑन आपने ये दोनों कंडीशंस निकाली। जब आपका कर्व ऐसा है तो आपका जो कर्व का इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। और दोनों कंडीशंस क्या है? आपका पहली ऑर्डर कंडीशन भी ग्रेटर देन 0 है एंड सेकंड ऑर्डर कंडीशन भी ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन कैसा आएगा? मतलब कोई इसका न्यूमेरिकल नहीं है सच, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लोग के बनते हैं तो उसमें आपसे कह सकता है कि एक कर्व है और मान लीजिए कि वो अपवर्ड स्लोपिंग है और वो कॉन्वेक्स है, यानी उत्तल है टू द एक्स एक्सिस। मान लीजिए हम इस वाले केस की बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स का मतलब होता है ऐसा, जो आउटवर्ड बल्जिंग होता है, बाहर की तरफ निकला होता है। तो हमने कहा कि कर्व आपका अपवर्ड स्लोपिंग है, ऊपर की तरफ स्लोप कर रहा है, एंड कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स या फिर जिसको हम लोग कहते हैं उत्तल है टू द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है आपकी, एक्स एक्सिस की तरफ वो कॉन्वेक्स है। तो आपने दिमाग में फ्रेम कर लिया, अच्छा आप किस वाले कर्व की बात कर रहे होंगे। तो फिर वो कहेगा कि इस दोनों कंडीशंस कौन सी होंगी, और आपको 4 कंडीशन डैश इज ग्रेटर देन 0, एफ डैश डबल डैश इज ग्रेटर देन 0, या इस तरह से आपको 4 कंडीशन बना देगा। तो आपको सही कंडीशन चूज करनी होगी कि कौन सी दोनों कंडीशंस का जो पेयर है वो एक्चुअली में इस वाले कर्व की कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ सकते हैं, आप लोग देखिएगा आंसर में दिए होंगे इस तरह के क्वेश्चंस। तो आपको कंडीशंस पता होना चाहिए कि आपकी दोनों दो कंडीशंस क्या होती हैं हर कर्व के लिए, और उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को आएगा। अभी ज्यादा टाइम नहीं है, तो इन दोनों का जो इंटरप्रिटेशन है वो हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, नीचे वाले दोनों का। ऊपर वाले दोनों का आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया है, और नहीं हुआ होगा तो हम लोग एक बार कल रिवाइज कर लेंगे। नीचे वाले के दोनों हम लोगों ने जो लिखे थे, इसको हम लोग कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे, अभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे हम। सेकेंड वाले की दोनों कंडीशंस आप युक्ति समझ लीजिए, एफ डैश आपका ग्रेटर देन 0 है और सेकेंड ऑर्डर भी आपका ग्रेटर देन 0 है। और सेकेंड ऑर्डर ग्रेटर देन 0 हमने कैसे पता लगाया? क्योंकि जो आपका दूसरा पॉइंट था, एंगल पॉइंट बी जो कि राइट साइड में था, उसका जो एंगल बन रहा था थीटा 2, वो बड़ा था एंगल थीटा 1 से। तो जब भी दूसरे पॉइंट का एंगल बड़ा होगा पहले वाले से, तो सेकेंड ऑर्डर कंडीशन ग्रेटर देन 0 होगी। और अगर दूसरे वाले पॉइंट का एंगल पहले वाले पॉइंट से कम है, तो आपकी सेकेंड ऑर्डर कंडीशन लेस देन 0 होगी। सेकेंड ऑर्डर कंडीशन अगर ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब आप इंक्रीजिंग रेट की बात कर रही हैं, बढ़ती हुई दर की बात कर रही हैं। अगर सेकेंड ऑर्डर कंडीशन आपकी लेस देन 0 है, यानी आप डिक्रीजिंग रेट की बात कर रही हैं, घटती हुई दर की बात कर रही हैं। तो हम लोग यहाँ पर सेकेंड एस्पेक्ट की बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर से। अब वो बढ़ रहा है बढ़ती हुई दर से या घट रहा है घटती हुई दर से, वो आपका पहला वाला केस बताएगा, यानी कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन बताएगा। क्लास ओवर होने वाले किसी भी समय हम लोग इसको कल की क्लास में कंटिन्यू करते हैं। उसको हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे प्रीति यादव, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को।